नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक, रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। अंतिम चरण में ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन। सुप्रिया सुले ने कहा, आतंकवाद का नहीं होता कोई धर्म। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को हो रही इंटरनेशनल फंडिंग पर उठाए सवाल। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से भारी नुकसान। लैंडस्लाइड के बाद सिक्किम के लाचेन में अभी भी फंसे हैं करीब 150 पर्यटक। आज फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को मिला नया राष्ट्रपति। लिबरल पार्टी के ली जय म्यूंग होंगे नए राष्ट्रपति। और खेल की खबरों में आईपीएल को मिला नया चैंपियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद में लहराया जीत का परचम। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली में आज रिचर्ड मार्ल्स और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। रिचर्ड मार्ल्स की भारत यात्रा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ है। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में मजबूत सहयोग का आधार है। मार्ल्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और गहरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का कड़ा संदेश दुनिया के कई देशों में देने के बाद सर्वदलीय शिष्ट जो मंडल है उनका भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज रात को स्वदेश वापस पहुंचेगा। शिष्टमंडल में शामिल कई दलों के नेताओं ने मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर की यात्रा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और बताया कि मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर सभी देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ एकजुट। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरण रिजिजू, इनके मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पे दिखाया और हमारा पूरा डेलीगेशन 11 दिनों से, अभी आज 11वां दिन है, हम 4 देशों में जाए। बहुत अच्छा MEA ने जो मीटिंग्स करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और जो भी हमारी ट्रिप में जिन जिन से मिले, हर जो भी नेता हमें मिला या जो भारत के वेल विशर्स रहे हैं, सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी ताकत से, जो घटना भारत में हुई है, इस ऑपरेशन में हम भारत के साथ हैं और भारत के सुख दुख में हम पूरी ताकत से भारत के साथ रहेंगे। वहीं काहिरा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का चरित्र दोहरा है और समय पर इस बात के कई सबूत सामने आते रहे हैं। Was Osama bin Laden being discovered and neutralized in Abbottabad? He was not found in Allahabad. He was found in Abbottabad. So a state which could suck money out of the global coalition against terror led by the United States of America and shelter the biggest enemy of the United States of America and someone who's being hunted by the entire world is the greatest testimony to Pakistan's chicanery and doublespeak. So I think these 5 messages have very, very effectively gone across to our interlocutors. लंदन में मौजूद भारतीय शिष्टमंडल के प्रमुख रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी चाहिए।
ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए, बिना किसी जवाबदेही के वहाँ इतना अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण क्यों हो रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या ये हथियार खरीदने या पाकिस्तान के लोगों की गरीबी दूर करने के लिए जा रहा है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने IMF से 25 बार ऋण लिया है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच चुका। इस शिष्टमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा किया। खबर सिक्किम से जुड़ी हुई, जहां के लाचेन में भूस्खलन की वजह से अभी करीब 130 से 150 पर्यटक फंसे हुए हैं। कल मौसम खराब होने की वजह से बचाव अभियान को रोकना पड़ा, लेकिन आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में कल लगभग 30 लोगों को बचाया गया। भारतीय सेना ने लाचेन और चाटन के बीच एक पैदल रास्ता बनाया ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। लगातार तेज बारिश की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ताज़ा अपडेट्स के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में अभी मूसलाधार बारिश का दौर थमने वाला नहीं। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 5 जून तक कुछ जगहों पर भारी बारिश और आज असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। मणिपुर और सिक्किम में तो हालात ज्यादा खराब हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। भारत का चुनाव आयोग अब अनुमानित मतदाता मतदान प्रतिशत रुझानों पर समय पर अपडेट प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली को शुरू कर रहा है। ये नई प्रक्रिया पहले ही मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों से जुड़े जो समय का अंतराल है उसे कम करेगी। ये पहल समय पर सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता के अनुरूप रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गाजीपुर लैंडफिल को दिल्ली सरकार द्वारा जड़ से खत्म किए जाने की प्रतिबद्धता को लेकर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि दिल्ली का कूड़ा अब समस्या नहीं है, समाधान की राह पर है। सरकार मिशन मोड में लैंडफिल साइट्स को साफ कर रही है। साफ दिल्ली, स्वच्छ भविष्य, यही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने आगे लिखा कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। कचरा, मलबा, अतिक्रमण, उस पे सरकार का जीरो टॉलरेंस रहेगा, जीरो टॉलरेंस। पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। नहीं, पहले बहुत ऊंचा था, बहुत दिक्कत थी, बदबूयाँ आती थी, धुआं निकलता था, गैस लीक होती थी, महक आती थी, गंदगी बहुत थी। अब गंदगी साफ भी हो रही है, खत्म। अब तो नीचा हो गया है, पहले बहुत ऊंचा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनेस्को के साथ मिलकर मंगलवार को नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विचार विमर्श का आयोजन किया। इस विमर्श में नीति निर्माताओं के साथ साथ तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षा जगत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। इस मौके पर भारत के AI इकोसिस्टम में सुरक्षा और नैतिकता विषय पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए। वहीं इंडिया AI मिशन के CEO अभिषेक सिंह ने इस मौके पर कहा कि हमें भारत में ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन तैयार करने होंगे जो आम लोगों के जीवन में बदलाव ला पाएं। And the objectives as outlined by Honorable Prime Minister in the Paris Action Summit, also mentioned in India's strategy for AI, is to build AI in India, make AI work for India, and build AI applications that are truly responsible and safe and trustworthy, and that make a difference to the lives of common people. So when we are building an AI application for healthcare, or when we are building an AI application for farmers, does it meet the requirements of the person at the last mile? वियतनाम के कई शहरों में एक महीने तक आयोजित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित एक
विहार में स्थापित पवित्र अवशेष 2 मई को वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर पहुंचे थे। वियतनाम में प्रदर्शनी के दौरान व्यापक आध्यात्मिक अनुभव के बाद ये अवशेष सोमवार देर रात भारतीय वायुसेना के विमान से भारत लौट आए। वियतनाम में आयोजित इस प्रदर्शनी में लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के दर्शन किए। श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभूति थी, जिन्होंने भारत से बुद्ध के पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक पूजा तीर्थ यात्रा में हिस्सा लिया। दिल्ली पहुंचने के बाद पवित्र अवशेषों को मंगलवार की सुबह एक दिन के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर में वरिष्ठ भिक्षुओं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महासचिव और राष्ट्रनायक दल के प्रतिनिधियों द्वारा एक औपचारिक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर वियतनाम के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ने कहा कि पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी वियतनाम के दक्षिण से उत्तर तक कई प्रतिष्ठित स्थानों से होकर गुजरी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। साथ ही श्रद्धा और सांस्कृतिक एकजुटता के इस गहन प्रदर्शन ने बौद्धों और आध्यात्मिक साधकों को एकजुट करने का काम किया है। Very deeply touched and pleased and deeply touched to learn about the memorable and incredible journey to Vietnam that the venerable monks just shared. That the people queuing 4 to 5 hours to pay respect to the relics, to sacred relics of Buddha. And there have been nearly 18 million people, Vietnamese people, and they have paid homage to the relics. सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर की शुरुआत प्रधानमंत्री के G20 के दौरान लिए गए संकल्प के तहत की गई। प्रधानमंत्री ने इस घोषणा की अगर बात की जाए तो G20 समिट के दौरान इसे किया था, जिसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के लिए स्थायी और व्यवहारिक समाधान साझा करना है, ताकि वैश्विक दक्षिण के देशों की अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके। विकासशील देशों के अनुसंधान और सूचना प्रणाली RIS के महानिदेशक ने बताया कि ISSCA का एक ऐसा मंच है जो कृषि ज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाएगा और व्यवहारिक अनुभवों को नीतियों में बदलने के लिए मदद करेगा। कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। IRS के डायरेक्टर जनरल सचिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या ये इनिशिएटिव है और किस तरीके से ये लाभकारी होगा? आपको जैसा पता होगा, G20 के तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा करी और उसको कार्य रूप दिया। आज हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में ICRIS के साथ ये संबंध किया है, जिसमें हम कृषि के क्षेत्र में जितने दक्षिण के देश हैं उन लोगों तक टेक्नोलॉजी लेकर के जाएंगे, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उनको समझेंगे और हम लोग साथ में काम करेंगे। तो ICRIS के साथ आज हमने समझौता कृषि के क्षेत्र के लिए किया है। सर, समझौते में क्या क्या चीज़ें हैं? मैंने अगर हाईलाइट्स की बात की जाए तो क्या क्या हाईलाइट्स हैं और किस तरीके से टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगा इन देशों के बीच में? जो टेक्नोलॉजी पेटेंट से फ्री हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को हम उन लोगों के पास लेकर के जाएंगे। प्राथमिकता उनके खुद सीड इंडस्ट्री को डेवलप करने की है, उनकी फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखने की है और साथ में अगर मिलेट में उन लोगों को रुचि है तो मिलेट के प्रोडक्शन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी शेल्फ लाइफ वैल्यू के बारे में उन लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। ऐसा हम लोगों ने कई कंट्रीज़ के साथ तय किया है। तो ग्लोबल साउथ की बात करें, क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं आप लोगों को, खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में? कई तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, जैसे अभी पानी कहीं कम गिर रहा है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं सैलिनिटी बढ़ रही है, तो सॉइल की क्वालिटी, वाटर का क्वालिटी और उन लोगों की आवश्यकता, इन तीनों का एक सम्मिश्रण आवश्यक है और उसी पे हम लोग काम करेंगे। सर, क्लाइमेट चेंज भी कुछ इशू का भी इसमें कुछ है क्या, कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से फसलें प्रभावित हो रही हैं, किस तरीके क्रॉप प्रभावित हो रही है? बिल्कुल सही पूछा आपने। क्लाइमेट चेंज एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और उसी के संबंध में उनकी जो आवश्यकताएं बदल रही हैं, जो नई सिचुएशन में वो आ रहे हैं, उसके ऊपर हम उनके साथ काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर जो है ग्लोबल साउथ का ये इनिशिएटिव है और एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से ग्लोबल साउथ में जो कृषि में तमाम तरह के सुधार किए जाएंगे और रिसर्च जो है वो की जाएगी, साथ ही जो टेक्नोलॉजी है उसकी शेयरिंग जो है वो की जाएगी। कैमरामैन राजेश काला के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया।
इस अभियान के दौरान 2170 टीमें देश भर के 700 से अधिक जिले और 65,000 गांव और करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। दिल्ली के नजफगढ़ में भी इस अभियान के तहत बहुआयामी कृषि जागरूकता और तकनीकी प्रचार प्रसार कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसकी वजह से किसानों को बहुत लाभ होगा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। विकसित भारत के निर्माण के लिए चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत दिल्ली के नजफगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा बहुआयामी कृषि जागरूकता और तकनीकी प्रचार प्रसार कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान में संस्थान के वैज्ञानिकों की टीमों ने किसानों को पोषण वाटिका, संरक्षण कृषि, कीट प्रबंधन जैसे समसामयिक विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिट्टी परीक्षण, उन्नत बीज और कृषि यंत्रों के उपयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा सिंचाई प्रबंधन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों ने सरकार की इस पहल को कारआमद बताया। लैंड टू लैंड जो प्रोग्राम किसानों के लिए जो चलाया सरकार ने, इसका फायदा बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर हमारे किसान उठाने के लिए तत्पर हैं और उनका उत्साह दिखा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसलों का मूल्य अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। किसानों के लाभ की बातें की है, योजनाओं की बातें की है और इससे बहुत सारे लोगों को जागरूकता मिली है और उसके अनुसार वो कार्य करके अपनी खेती से प्रोडक्शन लेके और लाभ कमाएंगे। ये अभियान बहुत ही अच्छा है सरकार की तरफ से और इससे किसानों को बहुत जागरूकता मिली है। इसमें जो है जो मिट्टी को टेस्ट करना, जैविक खेती और ये सब के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार राणा ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्य किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। जो किसानों की जो संबंधित जो समस्याएं हैं, खास पर उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक खेती की हो, चाहे खाद बीज की हो, चाहे बीमारी की हो, इससे काफ़ी किसानों को लाभ मिल रहा है। 12 जून तक जारी रहने वाले भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य खरीफ मौसम में फसल उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ना और स्थानीय कृषि समस्याओं के समाधान प्रदान करना है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का आगाज 29 मई को ओडिशा के पुरी से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अभियान में 2170 वैज्ञानिक और तकनीकी टीमें देश भर में भेजी गई हैं, जो देश के 700 से अधिक जिलों के 65,000 गांव और करीब 1.5 करोड़ किसानों से संवाद करेंगी। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात लीची की। बिहार की लीची देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की लीची देश भर के साथ साथ विदेशों में भी सप्लाई की जाती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मोतिहारी दौरे के दौरान यहाँ की लीची का स्वाद चखा और इसके मुरीद हो गए। लीची की मिठास की तारीफ करने के साथ ही उन्होंने किसानों से उनकी समस्याओं को पूछा और 2 बड़े ऐलान किए। इससे लीची उगाने वाले किसानों को मदद मिलेगी और ये फल लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। देखिए रिपोर्ट। बिहार की लीची देश भर में प्रसिद्ध है। अकेले मुजफ्फरपुर में 12,000 हेक्टेयर में लीची की खेती की जाती है। इसके अलावा भी कई जिलों में लीची का बेहतर उत्पादन होता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत करने पूर्वी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने बिहार की लीची का स्वाद चखा और इसकी जमकर तारीफ की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी चंपारण में किसान चौपाल भी लगाया। किसानों ने उन्हें बताया कि लीची के स्टोरेज के लिए कोई व्यवस्था हो, क्योंकि टूटने के बाद ये फल 48 घंटे के अंदर काला हो जाता है और खराब भी हो जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है, जिससे किसानों को कई बार नुकसान हो जाता है। ये सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कृषि अनुसंधान टीम को निर्देश दिया कि ऐसी प्रजाति विकसित की जाए जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, टूटने के बाद कम से कम 1 हफ्ते तो चले। इस पर शोध किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री थोड़ी है कि कृषि मंत्री बने और बैठ गए बंगलों में जाके, गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी का सायरन बज रहा है और हम सीना फुला के घूम रहे हैं। इसके लिए थोड़ी, इसलिए कि गांव-गांव जा शिवराज
खेतों में किसान के साथ बैठ, उनकी अपनी समस्या देख और उसके समाधान के लिए जी जान एक कर। ये भारत 145 करोड़ की जनता को भरपूर भोजन मिले, कोई भूखा ना सोए, ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य। स्टोरेज और नई वैरायटी विकसित होने तक अनुसंधान टीम ने किसानों को एक उपाय करने की भी सलाह दी, जिसका डेमो उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सामने भी दिखाया। उनका कहना था कि अगर लीची के गुच्छे के ऊपर रुई को ग्लूकोज में भिंगाकर बांध देंगे तो लीची के खराब होने का प्रोसेस काफी धीमा हो जाएगा। इससे ये 48 घंटे से भी काफी ज्यादा समय तक ताजी बनी रहेगी। उन्होंने वहाँ ऐसी लीची का सैंपल भी दिखाया जो न केवल ताजा थी बल्कि उसका स्वाद भी बेहतरीन था। लीची सब पक के तैयार है, लेकिन रखने के लिए इसको कोई सुविधा नहीं है। अगर नुकसान हो रहा है, अगर रखने कोई सुविधा हो जाता स्टोर का, तो हम लोग इसको महंगा दाम में बिक्री करते हैं। मुजफ्फरपुर के बाद में चंपारण का ही स्थान आता है लीची के मामले में। लीची में बड़े पैमाने पर लीची की खेती हो रही है, हम लोग खेती कर रहे हैं लीची का, लेकिन यहाँ जो स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। ये बहुत जल्दी तैयार होता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर इसको रखा जाए तो बेहतर दाम में हम लोग बेचेंगे। कृषि मंत्री आए थे पिपरा कोठी, शिवराज सिंह चौहान जी, तो उनके समक्ष भी हम लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है। ये जो लीची उत्पादक किसान है सभी लोगों ने रखा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है इस दिशा में हम काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री के इस ऐलान से बिहार के लीची किसानों को जल्द ही राहत मिल सकती है। लीची उनके लिए हमेशा से फायदे की फसल रही है, पर उसका स्टोरेज एक बड़ी समस्या है। स्टोरेज की व्यवस्था होने से नुकसान की संभावना काफी कम हो जाएगी। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मोतिहारी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन चुनाव परिणामों के बाद उम्मीद की जा सकती है कि महीनों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे दक्षिण कोरिया में स्थिरता आएगी। लिबरल पार्टी के ली जे म्यूंग को 49.3% से ज्यादा वोट प्राप्त हुए। वहीं मुख्य कंजर्वेटिव उम्मीदवार किम मून सू ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार को स्वीकार कर लिया। बात क्रिकेट की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। IPL के खिताबी मैच में RCB ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार IPL ट्रॉफी अपने नाम की और इसके साथ ही IPL को नया चैंपियन भी मिला। RCB ने खिताबी मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और फिर पंजाब की चुनौती को 7 विकेट पर 184 रन पर थाम लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने 35 गेंदों पर 43 रन बनाए। जितेश ने तेज बल्लेबाजी की और 240 के स्ट्राइक रेट से 10 गेंद में 24 रन बनाए। कुणाल पांड्या ने 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए और भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 विकेट लिए। पंजाब से अर्शदीप सिंह और काइल जैमसन ने 3-3 विकेट लिए। RCB की टीम IPL इतिहास की 8वीं चैंपियन बनी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और हम निरोगी बनाएं। योग स्वस्थ जीवन का मंत्र है। प्राणायाम योग का एक मुख्य घटक है। शीतकारी प्राणायाम नियमित अभ्यास से कई स्वास्थ्य से जुड़े हुए लाभ मिलते हैं और इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है आप इसे देखिए आज के योग सूत्र में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा।
प्राणायाम का अभ्यास हमें स्वस्थ तो रखता ही है, हमारी एजिंग की प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है। इस वर्ष तो भारत सरकार हरित योग सेलिब्रेट कर रही है कि हम योग तो करें ही करें, प्रकृति का संरक्षण भी करें, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज गर्मियों का एक रामबाण प्राणायाम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। पेट की गर्मी, पित्त से जुड़ी समस्याएं, स्किन से जुड़ी समस्याएं, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर को तो रेगुलेट करता ही करता है, उसी के साथ आपकी ओरल हेल्थ और विशेष रूप से जिन लोगों को दांतों में तकलीफ होती है, जिनको गम्स में तकलीफ होती है, टीथ प्रॉब्लम्स होती हैं या बैड स्मेल मुंह से आती है, उनके लिए भी बहुत बहुत लाभकारी है। कैसे करना है ध्यान से समझिए। आसन सिद्ध करके बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, नीचे के दांत और ऊपर के दांत आपस में मिला लेंगे, इस तरह से गम्स को मिलाना है। इस स्थिति में आ जाएंगे। इस स्थिति में मुंह को ला करके मुख से सांस भरना है, पूरा सांस भीतर लीजिए और फिर नासिका से छोड़ दीजिए। इनहेल थ्रू योर माउथ, एक्सहेल थ्रू योर नोज। जब आप इनहेल करेंगे शीतकारी जैसी ध्वनि होगी और आपको अपने जबाड़ों पर, अपने गम्स पर कूलिंग सेंसेशन महसूस होगा। उस पर ध्यान टिका दीजिए। एक बार देखिए कैसे करेंगे। कुछ रिपीटिशंस के बाद विश्राम की स्थिति में आएंगे, आंखों को खोल लेंगे। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास आप 5 रिपीटिशन से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे 10 तक ले जा सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। अति नहीं करनी है, शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करना है। अगर आप बहुत ठंडे स्थान पर हैं या टेम्परेचर बहुत ठंडा है तो फिर इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें, योगी बने, उपयोगी बने।